नमस्कार। इस दिलचस्प विश्लेषण में हम सब प्रभाव के विज्ञान यानी साइंस ऑफ परसुएशन के रहस्य खोलने वाले हैं। क्या कभी सोचा है कि इंसान आखिर क्यों दूसरों की बात मान लेते हैं? आज हम उन्हीं गहरी मनोवैज्ञानिक भावनाओं को डिकोड करेंगे जो अक्सर किसी भी बात पर हाँ कहलवा लेती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एक बहुत ही आम अनुभव से शुरुआत करते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई ऐसी चीज खरीद ली हो जिसकी बिल्कुल जरूरत ही नहीं थी, या किसी ऐसे काम के लिए हामी भर दी हो जो असल में करने का मन ही नहीं था, सिर्फ इसलिए क्योंकि सामने वाले का अंदाज इतना जबरदस्त था? सच मानिए, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। इसके पीछे पूरा का पूरा एक विज्ञान काम कर रहा होता है। दिलचस्प बात तो ये है कि मशहूर मनोवैज्ञानिक रॉबर्ट सियाल्डीनी, जिन्होंने आगे चल के प्रभाव के इन नियमों को दुनिया के सामने रखा, वो खुद ये मानते हैं कि वो पूरी जिंदगी बड़ी आसानी से लोगों की बातों में आ जाते थे। वो खुद कहते हैं कि वो हमेशा से सेल्समैन के झांसे का आसान शिकार रहे हैं। सोचिए, एक विशेषज्ञों का ये हाल था। अपनी इसी कमजोरी को समझने के लिए सियाल्डीनी ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने कंप्लायंस प्रोफेशनल्स यानी लोगों को राजी करने वाले पेशेवरों की खुफिया दुनिया में एंट्री ली। सेल्समैन, फंडरेजर, विज्ञापन बनाने वाले, इन सब के काम करने के तरीकों को उन्होंने बिल्कुल अंदर से जाकर समझा, सिर्फ ये पता लगाने के लिए कि आखिर वो कौन सी चालें हैं जो तुरंत मुंह से हाँ बुलवा ही लेती हैं। और जो उन्होंने पाया वो वाकई हैरान करने वाला था। लोगों को प्रभावित करना कोई रहस्यमयी कला या जादू टोना नहीं है, बल्कि ये एकदम ठोस और साबित किया जा सकने वाला विज्ञान है। एक ऐसा विज्ञान जो हमारी बिल्कुल बुनियादी और गहरी मानवीय प्रवृत्तियों से चलता है। इस चर्चा को हम 5 हिस्सों में बांटेंगे। पहला, सहमति का मनोविज्ञान। दूसरा, सोशल प्रूफ और पसंद। तीसरा, अधिकार और निरंतरता। चौथा, पारस्परिकता और कमी। और अंत में इसकी नैतिक सीमाएं। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, सहमति का मनोविज्ञान। आज के दौर में इतनी सारी जानकारियां और सूचनाएं हैं कि हर बात पर गहराई से सोचना मुमकिन ही नहीं है। इसलिए इंसानी दिमाग एक शॉर्टकट लेता है, बिना सोचे हाँ कहने की आदत, जिसे स्वचालित सहमति या ऑटोमेटिक कंप्लायंस कहते हैं। वैसे तो ये शॉर्टकट हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन यही चीज हमें उन लोगों का आसान शिकार भी बना देती है जो इस शॉर्टकट का फायदा उठाना जानते हैं। अब बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, सोशल प्रूफ और पसंद। इंसान में समाज से जुड़े रहने की एक गहरी चाहत होती है। जब भी स्थिति थोड़ी उलझी हुई होती है तो अक्सर ये देखा जाता है कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। इसे ही सोशल प्रूफ कहते हैं। स्रोत में दिए गए उदाहरण देखें तो चाहे होटलों में तौलिए को दोबारा इस्तेमाल करने की बात हो या न्यूयॉर्क जैसे शहर में किसी का खोया हुआ पर्स लौटाना हो, लोग सही व्यवहार तय करने के लिए हमेशा दूसरों की नकल करते हैं। इसी से जुड़ा है पसंद या लाइकिंग का सिद्धांत। हमारी फितरत होती है कि हम उन लोगों की बात जल्दी मान लेते हैं जिन्हें हम जानते हैं, आकर्षक मानते हैं या जिनसे हमारी कुछ समानता होती है। टपोवे पार्टियों का बहुत बड़ा कारोबार इसी पर टिका है। ऐसी पार्टियों में लोग अक्सर सामान सिर्फ इसलिए खरीद लेते हैं क्योंकि वो पार्टी होस्ट करने वाले को जानते हैं, उसे पसंद करते हैं और शायद उसे खुश करना चाहते हैं। तो सवाल यह है कि इस जाल से बचा कैसे जाए? कई बार लोग झूठे सामाजिक साक्ष्य या बनावटी समानताओं का इस्तेमाल करते हैं। इसके बचाव का एक ही तार्किक तरीका है, संदेश देने वाले इंसान को उसके संदेश से बिल्कुल अलग करके देखना। डील को सिर्फ उसके अपने फायदों के आधार पर परखना चाहिए, न कि इस आधार पर कि उसे बेचने वाला कितना पसंद है। आगे है भाग 3, अधिकार और निरंतरता। हम इंसानों में एक अजीब सी आदत होती है। विश्वसनीय विशेषज्ञों या किसी भी अधिकार वाले व्यक्ति के सामने हम आंख मूंद कर झुक जाते हैं। जटिल फैसलों की सिरदर्दी से बचने के लिए लोग अक्सर अधिकारियों की बात मान लेते हैं, यहां तक कि सिर्फ पदनाम या कपड़ों जैसे सतही प्रतीकों से भी प्रभावित हो जाते हैं। यही कारण है कि विशेषज्ञता का इस्तेमाल प्रभाव डालने का एक जबरदस्त टूल बन गया है। इसे एक आंकड़े से समझते हैं, पूरे 34%। स्रोत बताते हैं कि अस्पताल में मरीजों के नियमित व्यायाम करने की दर में एकदम से 34% की बढ़ोतरी हो गई। और जानते हैं क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां के फिजियोथेरेपिस्ट ने अपनी डिग्रियां और अवार्ड्स क्लिनिक की दीवारों पर लगा दिए थे। सिर्फ ये देखकर कि डॉक्टर कितना क्वालिफाइड है, मरीजों ने उनकी बात मानना शुरू कर दिया। अधिकार के साथ साथ एक और चीज काम करती है, निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी। समाज में अपनी बात पर टिके रहने को बहुत अहमियत दी जाती है। इंसान के अंदर एक तीव्र इच्छा होती है कि उसके आज के काम उसके पुराने वादों से मेल खाएं।
इसलिए अगर कोई किसी अभियान के लिए महज एक हस्ताक्षर जैसा छोटा और सार्वजनिक वादा करवा ले, तो इस बात की गुंजाइश बहुत बढ़ जाती है कि आगे चलकर पैसे दान करने जैसा कोई बड़ा काम भी कर दिया जाएगा। अब आते हैं भाग 4 पर, पारस्परिकता और कमी। अगर कोई हमें कुछ देता है तो बदले में कुछ देने का एक मनोवैज्ञानिक दबाव बन जाता है। इसे ही पारस्परिकता कहते हैं, और ये तब भी काम करता है जब वो उपहार बिना मांगे मिला हो। यही वजह है कि जब चैरिटी संस्थाएं अपने पत्रों के साथ छोटे छोटे और मामूली से उपहार भेजती हैं, जैसे कि नाम वाले एड्रेस लेबल, तो उनके यहाँ दान आने की दर लगभग 2 गुनी हो जाती है। छोटा सा तोहफा और कर्जदार होने का बड़ा सा एहसास। इसी तरह का एक और हथियार है कमी का एहसास। जैसे जैसे किसी चीज की उपलब्धता कम होती जाती है, वो अचानक बहुत ज्यादा मूल्यवान लगने लगती है। मार्केटर्स इस डर का खूब फायदा उठाते हैं। लिमिटेड टाइम ऑफर, उल्टी गिनती वाली घड़ियां, या सिर्फ कुछ ही पीस बाकी हैं, ये सब तरीके खरीदारी को एक रेस बना देते हैं जिसमें हर कोई जीतना चाहता है। अब कृत्रिम कमी और इन अनचाहे उपहारों के प्रभाव को कैसे तोड़ा जाए? जब भी कोई लिमिटेड टाइम ऑफर देखकर अंदर से जल्दबाजी महसूस हो या फ्री सैंपल लेकर कोई दबाव लगे, तो बस एक पल के लिए रुक जाना चाहिए। अपनी भावनाओं को शांत करना और उस वस्तु के असली काम पर सवाल उठाना ही सबसे तार्किक बचाव है। क्योंकि सच तो यही है ना कि कोई दुर्लभ या कम मिलने वाली चीज सिर्फ दुर्लभ होने की वजह से बेहतर काम नहीं करने लगती। और अब हमारा आखिरी हिस्सा, भाग 5, नैतिक सीमा। किसी को प्रभावित करने और उसके साथ हेरफेर करने के बीच एक बहुत ही बारीक रेखा होती है। किसी भी अन्य तकनीक की तरह सामाजिक प्रभाव के विज्ञान पर भी नैतिकता के नियम पूरी तरह लागू होते हैं। स्रोत बिल्कुल स्पष्ट करते हैं कि बेईमानी या बहुत ज्यादा दबाव डालने वाली रणनीतियां व्यावहारिक रूप से एकदम गलत हैं। इन दबाव डालने वाले व्यवहारों को पहचानना जरूरी है। डराकर लिए गए वादे, झूठे सामाजिक साक्ष्य दिखाना, बिना बात के विशेषज्ञता का नाटक करना या बाजार में कृत्रिम कमी पैदा करना, ये सब उसी श्रेणी में आते हैं। अगर कोई लीडर डरे हुए कर्मचारियों से जबरदस्ती वादे लेता है या कोई ब्रांड झूठी आउट ऑफ स्टॉक की कहानी बनाता है, तो देर सवेर इसके नतीजे विनाशकारी ही होते हैं और आपसी सहयोग पूरी तरह तबाह हो जाता है। तो जैसे जैसे हम इन शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक चालों को समझते हैं, हर किसी के लिए ये सोचना जरूरी हो जाता है, क्या प्रभाव का इस्तेमाल एक मजबूत चट्टान जैसा विश्वास बनाने के लिए किया जा रहा है, या फिर सिर्फ छोटे और तात्कालिक फायदे निकालने के लिए? क्या इस्तेमाल किए गए तरीके एक गहरा और सकारात्मक असर छोड़ते हैं, या बस दूसरों को एक बेमन से दी गई सहमति के जाल में फंसाते हैं? इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है अगली बार जब भी मुंह से हाँ निकलेगी तो ये विचार जरूर आएगा कि आखिर ये हाँ क्यों कही गई।